स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं हम एक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं और आज हमारे साथ स्क्रीन पर एक कलाकार है। जब वो सामने बैठे हैं तो मैं ज्यादा बोलती हुई अच्छी बिल्कुल नहीं लगूंगी। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी आदि रानी जी का, जो हमारे साथ प्रोग्राम में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा स्वागत इतने प्यार से किया जिसके लिए। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी आदि सर। सबसे पहले तो मेरे मन में सवाल था, मैं आपके नाम के बारे में पूछूं, लेकिन उसमें मैं बाद में आऊंगी। पहले आपकी फिल्मों का जो सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ, यकीनन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरे फिल्मों का सिलसिला, मतलब मेरा चक्कर तो ऐसा था कि मैं फिल्म लाइन में आना ही नहीं चाहता था कभी। मैं हमेशा आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। तो जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था पूना में, तो उस वक्त एनडीए में मैंने ट्राई किया था। तो फिजिकल फिटनेस वो लोग हमेशा पहले ट्राई करते थे, फिजिकल फिटनेस एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, परफेक्ट, एवरीथिंग वाज ओके एक्सेप्ट एक चीज में मैं मार खा गया, वो था मेरी आंखों की वजह से। मेरी आंखों का एक नंबर ऐसा है जो बचपन से लेके आज तक वही नंबर है। इट इज नॉट ग्रोन एंड इट हैज नॉट डिक्रीज। तो इसका करेक्शन जबकि आज की डेट में करवा सकते हैं, बट देन इट इज लाइक कॉन्क्लेव कॉन्वेक्स, ऐसा कुछ नाम कुछ बोलते हैं इसको, तो सिलिंड्रिकल ऐसा कुछ उसको कहते हैं। तो दैट काइंड ऑफ नंबर आया है। तो वो जो नंबर है वो परमानेंट रहता है, वो मरते दम तक वही रहता है। तो उसकी वजह से दैट वाज माइनस पॉइंट इन दोस डेज कि भाई आई कुड नॉट जॉइन एनडीए एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एयरफोर्स पायलट, कि भाई एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, पायलट बनूंगा, अपने दुश्मनों की ऐसी की तैसी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब सोचिए, दुश्मनों की ऐसी तैसी करने वाला खुद दुश्मन बन गया पब्लिक का विलन बन करके। मतलब ये फिर ये चीज कैसे, मतलब वहां आप नहीं जा पाए? तो हम ये देखते हैं आदि सर की जनरली हमने देखा है कि जो लोग फिल्म बिजनेस में होते हैं तो फैमिली में एक बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेते हैं कि योर फादर, योर मदर और योर सिबलिंग्स आर इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो हम ये मानते हैं कि आप भी उसी में आएंगे जनरली। तो आपने नहीं सोचा कि यू शुड रादर ऑप्ट फॉर एक्टिंग पहले से ही? ऐसा कभी आपके मन में स्ट्राइक नहीं हुआ? नहीं, मेरे मन में ऐसा कभी इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे स्टेज फ्राइट था, लोगों के सामने एक्टिंग का फ्राइट था। लोग मुझे बोले कि ये मेरे सामने, मैं लोगों के सामने बात करने से डरता था, बहुत शाई टाइप का था, मतलब शर्मिला था मैं बहुत। तो मुझे चार लोगों के सामने अगर किसी ने बोला कि कुछ बोल के दिखा दे ऐसा, तो मैं जैसे स्कूल में भी जब आप हिंदी हिंदी हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते वक्त टीचर अपने को स्टेज पे बुलाती है, मतलब अपने पास बुलाती है डायस पे, और डायस पे बुला करके बोलती है कि ये पढ़ के सुनाओ। तो मैं हमेशा वहां पे मार खा जाता था बिकॉज मैं नर्वस हो जाता था। तो वो एक अंदर से मेरे में फ्राइट था कि मैं कभी एक्टर बन ही नहीं पाऊंगा। एक्टिंग के बारे में मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था। तो इसलिए वो, बट दैट वाज नॉट द रीजन वाज मेनली बिकॉज मेरे को हमेशा से ये रहा है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, देश के लिए लड़ूं, लोगों की जानें बचाऊं, ये सब करूं। ये सब मेरे में हमेशा बचपन से ही था। बट थिंग्स, जहां पे बोलते हैं ना, किस्मत जहां ले जाती वहां पे जाना ही पड़ता है। कृष्णा आपकी पहली फिल्म थी सर? करेक्ट, करेक्ट, कृष्णा, यस। के बारे में हमने सुना है कि बहुत लोग कहते हैं कि आदि रानी जो है 1976 में फिल्मों में आए, बहुत लोग कहते हैं 1978 में आए। तो एग्जैक्टली क्या रहा, मतलब आप अगर हम आपसे सुनना चाहें तो? इट इज फ्रॉम 76। मैं 76 में ही मैंने ये फिल्म जो आई थी अपना तृष्णा, उसकी शूटिंग 76 में शुरू हुई थी। तो 76 में उसकी जब शूटिंग शुरू हुई थी तो मैंने उसमें काम किया था। काम करने के बाद में फिल्म को रिलीज होते होते 77 हो गया था। तो 77 या 78 में रिलीज हुई थी पिक्चर, बिकॉज उस जमाने में ऐसा होता था ना कि एक फिल्म शुरू होती है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं बन के कंप्लीट होकर के रिलीज होने में। तो वो वैसे हुआ था, इसलिए 76 में फिल्म शुरू हुई थी, 78 में रिलीज हुई थी, ये सब चक्कर। ओके, लेकिन मैं इस तो दैट्स द रीजन लोगों का कंफ्यूजन है कि कई लोगों को लगता है कि मैं 76 में आया, कई लोगों को लगता है, क्योंकि यूजुअली लोग जो फिल्म रिलीज होती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं ना, ये 78 में रिलीज हुई थी, मतलब 78 में ही वाज देयर इन द लिस्ट। जी आदित्य जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, संजीव कुमार जी का आपने जिक्र किया है और मुझे याद है कि 100 साल की हमारी यात्रा है फिल्म इंडस्ट्री की, उसमें विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स ग्रेट, हमारे यहाँ बहुत से, चंद्रमोहन जी, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप साहब ट्रायो, देवानंद जी, राज कपूर जी, वी हैव अ लेगेसी। बट समहाउ आई बिलीव कि जब एक्टिंग की बात आती है तो वी स्टार्ट विद मोतीलाल जी, वी कम अप टू बलराज साहनी जी, एंड देन वी कम अप टू संजीव कुमार जी। आपको पहली फिल्म का जो ब्रेक मिला उसमें आपको संजीव कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला, so how was that experience?
एक फिल्म और भी मैंने की थी जिसमें एक और नेचुरल एक्टर जो जिनका नाम पता नहीं क्यों लोग लेते नहीं है, अशोक कुमार जी, दादा मुनि जी भी बहुत नेचुरल एक्टर थे। जी जी। उनका उनके ड्रामा में, उनके एक्टिंग में भी बिल्कुल ड्रामा और बिल्कुल ये नहीं होता। तो आई डोंट नो उनका नाम कभी क्यों नहीं लिया जाता है, जबकि ही वाज सुपर एक्टर, मतलब उन बहुत ही कमाल के एक्टर थे वो। तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता है? तो ऑफ कोर्स मैंने संजीव कुमार जी के साथ और साथ साथ दादा मुनि जी के साथ भी मैंने एक फिल्म में काम किया था। अभी एज ऑफ नाउ आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी कि कौन सी फिल्म में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। मैंने की थी उनके साथ में एक फिल्म। तो तब मैं उनको काम करते हुए देखता था, मुझे लगता था कि अरे यार दादा मुनि, क्या बात है, अशोक कुमार जी के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, संजीव कुमार के साथ में काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं नर्वस आदमी वैसे नॉर्मली था ही था, लेकिन जब मैं इनके साथ में जब काम करना मैंने शुरू किया तब मेरे नर्वसनेस की तो सीमा पार मैंने कर ली थी। इतना मैं नर्वस हो गया था, ऐसी मेरी हालत हुई। तो इफ यू आस्क मी अबाउट माय एक्सपीरियंस विद संजीव कुमार जी, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। आप पूछेंगे क्यों बैड एक्सपीरियंस? बैड एक्सपीरियंस इसलिए कि लाइफ में पहली बार मुझे मौका मिला एक्टिंग करने का संजीव कुमार जी के साथ में, तो वहां पर प्रूव करने की जगह पर मैंने डिसअप्रूव हो गया था टोटली। तो इट वाज लाइक कि मैंने डिजास्टर कर दिया, मतलब 5 रीटेक, 10 रीटेक, 15 रीटेक, 20 रीटेक, 25 रीटेक। कोई कोई लड़का 25 रीटेक छोटे से कैरेक्टर में करेगा, तो उस जमाने में तो रील चलती थी, तो रील की गिनती बहुत होती थी कि अरे यार इतना स्टॉक हमारा चले गया, इतना पैसा हमारा डूब गया, इस लड़के ने तो बहुत बर्बाद कर दिया। तो वो नर्वसनेस, वो कॉन्शियसनेस, बहुत सारी चीजें रहती थी। साथ में एक प्रूव करने वाली बात तो अलग ही है। संजीव कुमार जी ने बड़ी हेल्प की मेरी कि मैं संजीव कुमार नहीं हूँ, आई एम नॉट संजीव कुमार, आई एम योर डॉक्टर, आई एम योर बॉस। तो तू मेरा असिस्टेंट है, तो तू असिस्टेंट बन के मैंने तेरे को सिर्फ मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है कि ये कॉल आई थी, आया है। वो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है ना कि आदमी जब अंदर से नर्वस रहता है, तो जब नर्वस होता है आदमी तो उस वक्त, हाँ, तो संजीव कुमार जी के साथ में जब उन्होंने सपोर्ट करने की बड़ी कोशिश की मुझे और समझाने की बड़ी कोशिश की कि अदी इट्स नथिंग लाइक दिस, ऐसा है कि मैं तो सिर्फ संजीव कुमार मेरा नाम है, मैं फेमस हो गया हूँ, बल्कि यहाँ तो मैं एक्टर हूँ, तुम भी एक्टर हो, मैं भी एक्टर हूँ, हम दोनों एक्टर हैं, तो लेट्स वर्क एज अ को एक्टर। संजीव कुमार मत समझ तू सिर्फ मुझे अपना बॉस समझ और मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे। पर क्या होता है ना कि जब आदमी का माइंड नर्वस होता है, मतलब आदमी दिमाग से, मतलब अंदर से एकदम नर्वस हो गया होता है, तो उसको चाहे जितना आदमी समझा ले, कोशिश कर ले, कुछ दिमाग में नहीं आता। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने जैसे जैसे मेरे रिटेक्स बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी लाइनें कटती गई। ओके। मेरी कुछ 7 से 8 लाइन्स थी कि ये इन्फॉर्मेशन देना था, ये इन्फॉर्मेशन, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मुझे देने थे। तो जैसे जैसे मेरे 5 रीटेक हो गए, तो 5 रीटेक के बाद में 2 लाइनें कट गई, यार इतने कम कर दो तो शायद ये बोल लेगा। फिर 5 रीटेक हुए तो बोले कि अरे यार ये 2 लाइन और कम कर दो तो ये लाइन तो बोल ही लेगा। फिर बाद में जब और 5 रीटेक हो गए, 10 रीटेक और हो गए, तो उसके बाद में बोले यार एक काम करो, ये 2 लाइन इसके लिए रखो, ये 2 लाइन तो बोल ही लेगा। वो 2 लाइन भी बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जो आप अभी जो फिल्म देखें तो वो 2 लाइन तो मैंने बोली ही है, लेकिन थैंक्स टू संजीव कुमार, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था संजीव कुमार जी को, वो उन्होंने खुद ने मेरे डायलॉग्स लेकर के अपने आप को इन्फॉर्मेशन दी थी। सो दैट्स हाउ आई गॉट सेव्ड। आदि सर, ये बताइएगा, आपको पहला जो ब्रेक मिला उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे जीपी सिप्पी सर और डायरेक्टर थे अनिल गांगुली जी, देन यू हैड शशि कपूर जी, संजीव कुमार जी इन दैट फिल्म। तो इतना अच्छा ब्रेक आपको जब मिला, इस शुरुआत कैसे हुई, इनसे आपका इंटरेक्शन कैसे हुआ, इस फिल्म से ही आपको ब्रेक कैसे मिला? मैं और मेरे ब्रदर, अभी जो बहुत बड़े नामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनका नाम है इंद्र कुमार। हम दोनों एक्टर बनना हम दोनों, मतलब मैंने वो तो बताया था कि भाई एनडीए में कुछ हुआ नहीं, फिर पढ़ाई कंप्लीट की मैंने। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में क्या करें, चलो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग तो करें यार, हमारी पूरी फैमिली जो है एक्टिंग लाइन में ही है, तो हम एक्टिंग करते हैं। तो मैंने एक्टिंग का जब सोचा तो इंद्र कुमार जी जो थे, उन्होंने बोला मैं भी एक्टिंग करूंगा, मेरे को भी एक्टिंग अच्छी आती है। तो उन्होंने भी बोला कि चलो हम दोनों मिलकर के साथ में मिलकर के स्ट्रगल करते हैं। अभी एक बात ये तो है कि अरुणा ईरानी बहुत बड़ा नाम था तभी, अरुणा जी का, तो तभी क्या आज भी है, ऐसी बात नहीं है, बट तब तो बहुत ही बड़ा नाम था। तो थैंक्स टू हर नेम के मेरे लिए इट वाज इजी टू विजिट द स्टूडियोज एंड अंदर एंट्री मुझे मिल जाती थी, और एंट्री मिल करके मैं डायरेक्टर्स तक पहुंच सकता था, मेरे लिए आसान था।
लेकिन उतना आसान इसलिए नहीं था बिकॉज हमको तो कोई जानता नहीं ना। उस जमाने में स्टूडियोज के बाहर तो वो वॉचमैन वगैरह होते हैं, तो वो लोग कहाँ जाना है क्या है, नहीं ऐसे जाने का नहीं इधर पे, चलो चलो बाहर निकलो। अरे मैं अरुणा ईरानी जी का भाई हूँ। अरे कौन अरुणा ईरानी, हम नहीं जानता कोई अरुणा ईरानी को, सब ऐसे बोलते आते हैं, चलो निकलो चलो निकलो चलो निकलो। तो जेब में जब 5 रुपया निकालते उस टाइम पे तो 2 रुपया 5 रुपया बहुत हो जाता था। तो निकाल करके हम वो उस वॉचमैन को देते थे कि यार ये रख ले, तू चाय पानी अंदर जाने तो दे यार। फिर चुपचाप लेकर के रखता था, तो बोलता कि जाओ जाओ चुपचाप जाओ, चलो बोलना नहीं है, हमने भेजा तुमको। बोला नहीं 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 बोलेंगे नहीं। फिर अंदर अंदर जाते थे तो क्या करे, चूंकि अरुणा जी फिल्म लाइन की थी और मेरे फादर भी फिल्म लाइन वाले थे, तो स्पॉट बॉयज होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, ये सब चीजें तो पता थी ही नहीं। टेक्निकली सारी चीजें पता तो थी। तो पहले हमको पता था कि भैया किसको पकड़ना चाहिए क्या करना चाहिए, तो स्पॉट बॉय को हम पकड़ते थे। तो मैंने स्पॉट बॉय को पकड़ के मैंने बोला यार डायरेक्टर से मिलवा यार। तो उसने बोला डायरेक्टर से मैं नहीं मिलवाऊंगा, मैं तुमको असिस्टेंट से मिलवाऊंगा, असिस्टेंट से मिलना, फिर उसके बाद में डायरेक्टर से मिलना। फिर उसने असिस्टेंट से मिलवाया। असिस्टेंट से मिलने के बाद में असिस्टेंट ने बोला कि ठीक है मैं डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। तो वो डायरेक्टर अनिल गांगुली जी के पास ले गया। उस वक्त मुझे पता चला कि यहाँ पर शूट चल रही है फिल्म तृष्णा नाम की एक फिल्म है, उसकी शूटिंग चल रही है, जीपी सिंह प्रोड्यूसर है और अनिल गांगुली जी डायरेक्टर है। तो उनसे जाकर के मैं मिली, इंद्र कुमार और मैं, हम दोनों गए मिले। तो दोनों को मिलकर के हाँ क्या है क्या है? सर हम एक्टर्स हैं, ऐसा वैसा, हमको एक्टिंग करना ही है। वो बोले बहुत सारे एक्टर आते हैं लेकिन तुम क्या कर सकते हो? बोले हम करेंगे कुछ भी, आप जो बोलेंगे, आप जो बोलेंगे कर लो। बोले ठीक है, एक ऐसा सा रोल है, संजीव कुमार जी जो है उनके असिस्टेंट का पीए का रोल है, तो अब तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों एक्टिंग करना चाहते हो, तुम दोनों डिसाइड करो। बिकॉज हमने जाके उनको बोला कि हम अरुणा जी के भाई हैं। बोले अरुणा जी? बोले हाँ अरुणा रानी जी। अच्छा उनके भाई हो तुम दोनों? तो अरुणा जी ने तो मुझे कभी नहीं बोला कि तुम लोग मुझसे मिलने आ रहे हो। तो बोले कि नहीं नहीं वो बोलेंगे नहीं, अरुणा जी कभी किसी को बोलते नहीं थे कि मेरे भाई हैं इनको ट्राई कर लो, इनको ले लो, आप कभी नहीं बोलते। वो हमेशा अगर कभी मिलाते भी थे तो ये मेरे भाई है, ये लोग भी एक्टिंग करते हैं, आपको अगर जो ऐसा लगे कि अच्छे हैं आपके हिसाब से तो आप देख लो। शी यूज्ड टू नेवर से कि लो ना मेरे भाई को रोल दे दो ना, इसको हेल्प करो ना, वो कभी नहीं बोलती थी हमें। बिकॉज उन्होंने हमेशा लाइफ में इसलिए ऐसा किया है क्योंकि वो खुद भी मेहनत से और अपनी जद्दोजहद से ऊपर आई है। सेल्फ सेल्फ क्या बोलते उसको, हाँ, तो खुद अपनी मेहनत से ऊपर आई है। तो वो हमसे भी यही चाहती थी कि हम भी अपनी मेहनत से ऊपर, इसलिए वो कभी ऐसे रेकमेंड नहीं करती थी हम। तो हमने ऐसा बोला तो डायरेक्टर वो सरप्राइज, अरे अरुणा ईरानी का भाई हो? अच्छा। फिर बोले कि रुको 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 मैं तुमको बुलाऊंगा। तो लंच टाइम हुआ, तो लंच टाइम में तब तो मोबाइल वगैरह होते नहीं थे ना, तो अपने रूम में जाके बैठे, तो रूम में जाकर के बैठे, फिर ऑफिस में गए, स्टूडियो के ऑफिस में जाके उन्होंने अरुणा जी को फोन लगा, अरुणा जी से बात की, ऐसे तुम्हारे भाई आए। कौन? बोले ये दोनों भाई। बोले हाँ हाँ ये अदी बता रहा था, अदी ईरानी और इंद्र कुमार दोनों बता रहे थे ऐसा। हाँ हाँ वो मेरे भाई है मेरे भाई। अच्छा तो वो यहाँ पे, अच्छा वो लोग वहां पे मिलने हैं तो आपको? बोले हाँ मेरे को हमको मिलने आए। तो क्या करूं? बोले आप देख लो सर, आप देख लो अनिल जी, आपको अच्छा लग रहा है तो आप दे दो रोल, वो लायक है तो आप ले लो उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बाद में उन्होंने आकर के हमको बोला कि भैया ये रोल है, आप दोनों में से डिसाइड कर लो किसको रोल करना है। ओके। फिर उससे उसमें से फिर इंदू जी ने और मैंने मिल करके डिसाइड किया। इंदू जी मुझे बोलते थे कि नहीं 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 तू कर ले, मैं बोलता था नहीं नहीं तू कर ले, बोले नहीं नहीं तू कर ले। दोनों के झगड़े में बोले कि नहीं यार ये तू कर ले, दूसरे में अगर कभी ऐसा होगा तो मैं कर लूंगा। बस ऐसे हमारी चलती थी। तो इंदू जी भी तब स्ट्रगल करते, तो इंदू जी की वजह से थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे एक मतलब एक पुश किया कि भाई तू पहले कर ले, और वो फिर उस हिसाब से वो रोल मुझे। आपने दादा मुनि का जिक्र किया और ये अभी जो आपने नाम लिया है सिर्फ इसलिए नहीं, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि मैं दादा मुनि को हमेशा सबसे ऊपर रखती हूँ क्योंकि उनकी एक्टिंग में कोई स्टाइल नहीं है कि आप उसको टाइप कास्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम बाकी एक्टर्स का देखते हैं उनका एक स्टाइल हो जाता है, दादा मुनि को आप किसी स्टाइल में पकड़ ही नहीं सकते। अगर हम लोग में जो उनका था नरेशन, उसके अलावा फिल्म्स में अगर आप बात करें, शौकीन में अलग दादा मुनि है, आशीर्वाद में अलग दादा मुनि है, खूबसूरत में अलग दादा मुनि है। हर फिल्म में वो बिल्कुल, मैं कल उनका गाना देख रही थी जब भी कोई कंगना बोले, शौकीन फिल्म का, बासुदा की जो फिल्म थी बासु चैटर्जी की, आपको याद होगा 3 शौकीन, उसमें जो बुजुर्ग बार की फिल्म थी रति अग्निहोत्री मिथुन चक्रवर्ती के साथ में, इतना वो नेचुरल उसमें बुजुर्ग है कि वो किसी भी यंग लड़की को देख रहा है। इट कम्स सो नेचुरली एक्शंस एंड मूवमेंट्स, आपको लगता है फिदा हो जाए उन पर। सो दिस इज व्हाट दादा मुनि। So actually he's a real actor, he's a genuine actor. आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनके साथ को भी एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें।
उनके साथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही रहा, डेफिनेटली इट कैन बी बैड, बिकॉज जब मैंने उनके साथ में काम किया तब तक तो मैं क्योंकि मुझे क्या था कि हिंदी फिल्में क्योंकि अरुणा जी को अनिल गांगुली जी ने जब मैंने काम किया और मेरा जो हाल हुआ वो देख करके अरुणा जी को अनिल गांगुली जी ने फोन करके बोला कि अरुणा ये इन लोग को इसको आदि को आप एक्टिंग में मत डालो, वो नहीं कर पाएगा, ही इज नॉट अ गुड एक्टर, वो नहीं कर पाएगा, बहुत नर्वस है बहुत ये। तो अरुणा जी को अंदर से पता चला कि अरे यार ये नहीं कर पाएगा और ये एक्टिंग में जाना चाह रहा है, मैं क्या करूं। तो वो मुझे कभी रेकमेंड करते नहीं थे उसके बाद। तो हुआ ऐसे कि एक गुजराती फिल्म शुरू हो रही थी हमारे घर के प्रोडक्शन की, और अरुणा जी उसके प्रोड्यूसर थे, और एक नया डायरेक्टर था, तालुकदार उनका नाम था, एस जे तालुकदार। तो वो नए डायरेक्टर को लेकर के शुरू कर रहे थे। तो उसमें उस जमाने में एक फिल्म आई थी, मालूम है, गंगा जमुना, एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार साहब की। नितिन बोस की सर, नितिन बोस के डायरेक्टर थे उसके, और हमारे दिलीप साहब उसमें मेन लीड में थे। जी 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 जी, दिलीप साहब और उनके ब्रदर के दोनों दोनों की। हाँ, तो वो फिल्म आई थी ना, उस फिल्म को तोड़ करके थोड़ा सा डिफरेंट करके और अपना प्लस ऑफ कोर्स दीवार आल्सो वाज द सेम सब्जेक्ट, तो वो दोनों को तोड़ करके मिक्स करके गुजराती फिल्म हम बना रहे थे। फिल्म का नाम था रंगीली गुजरात। तो भाई का कैरेक्टर था उसमें, दिलीप साहब के भाई वाला कैरेक्टर जो था, वो भाई का कैरेक्टर, अरुणा जी के भाई का कैरेक्टर था। किसको लें, क्या करें, तो डायरेक्टर ने बोला आदि को ले। तो अरुणा जी बोला नहीं, वो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं आएगा, उसको एक्टिंग आती नहीं, वो नर्वस रहता है, वो काम नहीं कर पाएगा, डायलॉग नहीं बोल पाता, क्या ये करे। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, तो उसने बोला कि नहीं नहीं उसको ले लो, मैं बता रहा हूँ ना। तो फिर तेरे कॉन्फिडेंस पे तू मेरे को उसका एक ये दे, मुझे अगर जो ठीक लगा तो मैं ये करूँ। तो अरुणा जी ने डायरेक्टर से कहा कि तू उसका एक चीज में तैयार करवा आदि को। तो जो फिल्म के जो डायलॉग्स लिखे थे वो डायरेक्टर ने मुझे दिए, मुझे बोले कि तू डायलॉग याद कर। डायलॉग याद किया मैंने, डायलॉग याद करके मेरे को बोला कि यार बोल के बता। तो जब मैंने बोल के बताया, नहीं 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 आदि ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे। उसने मुझे तैयार किया बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट मी, आई कैन डू माई वर्क वेरी वेल। तो उसने मुझे तैयार किया, तैयार करके मुझे बोला कि चल अब अरुणा जी के पास चलते हैं। तो अरुणा जी के पास जब गए और अरुणा जी के सामने मैंने वो ऑडिशन दिया, इट वॉज ऑडिशन आज की डेट में बोलते हैं, पर उस जमाने में मैंने अपने तरफ से एक क्या बोलते हैं उसको, ऑडिशन ही बोलेंगे यार अभी तो फिलहाल, यार ये नहीं कि क्या बोलते, पर मैंने ऑडिशन अरुणा जी के सामने उसका दिया। तब अरुणा जी को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार ये रोल कर सकता है, जी जी इसकी जो नर्वसनेस है वो निकलनी चाहिए, बस वो वाली बात। तो लाइक शी अग्रीड ऑन दैट एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन गुजराती मूवीज। वो फिल्म जब मैंने रिलीज अपना काम किया, काम करने के बाद वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। सुपर डुपर हिट होने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, बिकॉज मुझे और सारी गुजराती फिल्में मिलना शुरू हो गई। मैंने बहुत सारी गुजराती फिल्में करना किया, तो काम करना शुरू किया। जब काम करना चालू किया तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, जैसे जैसे आप काम करते हो, लोगों से जब आप मिलना शुरू करते हो, लोगों के अलग अलग किस्म के लोगों के अक्रॉस आप आते हो, तो मिल करके आप अलग अलग लोगों के हाव भाव को समझते हो, उनके मीनिंग को समझते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो, उनके नेचर को समझते हो, तो एक आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा। वो जब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा तो उसके बाद में एक फिल्म मैंने हिंदी में एक फिल्म आई थी जिसमें वन ऑफ द हीरो था मैं, फिल्म का नाम था बात बन जाए, या जी जिसमें 5 हीरो थे। एक one of the first hero was me. I remember that You remember that movie? अच्छा, तो I was one of the first hero in that. जी मेरे से एंट्री, फर्स्ट हीरो की एंट्री मेरी होती है, जिसमें 2 सीन थे। मेरे बाद में आई थिंक अमोल पालेकर थे, अमोल पालेकर के बाद में थे राज बब्बर के बाद में मिथुन चक्रवर्ती, और फाइनली संजीव कुमार। जस्ट इमेजिन, जिस संजीव कुमार के साथ में इतना नर्वस होकर के मैंने इतना बड़ा डिजास्टर किया था, उसी संजीव कुमार की सेम फिल्म के अंदर मैंने एक अच्छा परफॉर्मेंस, अगर जो आप देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा कि सुपर परफॉर्मेंस था, लेकिन एक थोड़े जो कैरेक्टर में जो चाहिए था वो चीज आई थी उसके अंदर। तो मतलब एक आदमी को काम करते करते कॉन्फिडेंस के लेवल पे जब आदमी आता है तो ईज पे कितना काम अच्छा कर सकता है, उस पे था। तो वो मैंने वो फिल्म की। वो जब मैंने फिल्म की तो उसके बाद में एक मैंने फिल्म की थी, उनको नाम अभी भी याद नहीं आ रहा, दादा मुनि के साथ में। तो एक चीज जो मुझे दादा मुनि जी के साथ में और प्राण साहब के साथ में सीखने मिली, एक फिल्म की थी मैंने कसम, प्राण साहब के साथ में, उसमें कसम में प्राण साहब के साथ। तो इनकी जो एक हैबिट होती थी ना, कि सेट पे चाहे जो कपड़े हो, दाढ़ी हो, गेटअप हो, कुछ भी हो, गर्मी चाहे जितनी भी हो, लेकिन अगर ये सीन चल रहा है तो ये सीन जो चल रहा है, तो इस सीन में मेरा शॉट नहीं भी है, अगर मैं दादा मुनि हूं या मैं प्राण साहब हूं, तो मेरा शॉट नहीं भी है तो मैं साइड में कुर्सी लेकर के बैठ जाऊं,
और बैठ करके मैं देखूंगा, मैं अपने रूम में नहीं चले जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो मैंने एक बार ऐसी, मुझे तो पता नहीं, मैंने दादा मुनि जी को मैंने पूछा, वो सेम क्वेश्चन मैं प्राण साहब को भी पूछा कि सर आप इतना सब पहना है, आपको गर्मी नहीं लग रही, आप रूम में चले जाइए, आपके रूम में एसी है, आप वहां पे क्यों नहीं बैठ रहे? तो नहीं नहीं, यहाँ पे आई एम कंफर्टेबल, बताया नहीं कुछ। सर आई एम अ न्यू कमर, सो आई जस्ट वांट टू लर्न, इफ यू कैन टेल मी ये क्या रीजन, ऐसा क्या है? बोले कि देखो बेटा, अच्छी दो बातें इसके अंदर, एक ये है कि एक तो आप जब सेट पे बैठते हो तो डायरेक्टर को, उसके असिस्टेंट को, किसी को तकलीफ नहीं होती है कि भाई ये बुलाने भाग रहे हैं बेचारे, बुला करके आ रहे हैं, वो एक मेहनत जो डबल मेहनत जो टेक्नीशियनों को पड़ती है, वो डबल मेहनत नहीं, टाइम का वेस्टेज नहीं होता कि भैया बुलाने जा रहे हैं तो वो जो टाइम वेस्ट था वो नहीं होता है। और तीसरी सबसे अच्छी बात, जो सेल्फिश बात है, वो मेरे लिए ये है कि मैं बैठ करके देख रहा हूँ कि सामने वाला क्या परफॉर्मेंस दे रहा है सीन के अंदर। तो जब मेरा उसके साथ में सामने मेरा क्लोज आएगा तो उसने जो रिएक्शन दिया उसके हिसाब से मुझे क्या एक्शन करना है, क्या रिएक्शन करना। तो एक वो चीज मेरे लिए बहुत हेल्प कर रही है कि आपने बोला क्या, तो मैंने उसको नहीं देखा तो मैं डरूंगा नॉर्मली, लेकिन उसने ये रिएक्शन दिया तो मुझे किस लेवल पे डरना है, क्या करना है, उसका एक अंदाजा मिलता है ना। तो वो चीज मुझे उन्होंने बताई थी, मतलब यार ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। ये चीज मैंने इन लोगों से सीख करके, मैं सेट पे जब भी होता हूँ, मेरा सीन चल रहा होता है तो मैं हमेशा सेट पे ही बैठता हूँ और हमेशा देखता रहता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं अपने रूम में नहीं चला जाता अनलेस कि मेरा सीन नहीं हो, क्योंकि आज की डेट में तो 6-6, 7-7, 8-8 सीन करने लगे हैं दिन में। उस जमाने में एक सीन होता था एक दिन में, तो वो एक सीन के अंदर कितने क्लोजेस कटते थे, सब कटते थे। तो वो एक सीन के अंदर जाते नहीं थे कभी अपने रूम में। 9 to 6 का जो टाइमिंग होता था 8 घंटे का, वो 8 घंटे की शिफ्ट में पूरा टाइम लंच टाइम को छोड़ करके सेट पे बैठे रहते आर्टिस्ट सारे के सारे, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, कोई ईगो हैसल्स नहीं, कुछ नहीं। इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो नाइस। आज की डेट में ईगो प्रॉब्लम। जी 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 जी। पर एक एक बात इससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आदि ईरानी से इसलिए लोग कम मतलब पहचान पहचान लेते हैं मेरी, मतलब मेरी पहचान आदि ईरानी से इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने शुरू में जब मैंने दिल फिल्म की थी तो दिल फिल्म में मेरा नाम अजितेश था। मैंने अपना नाम चेंज किया था आदि ईरानी से, अजितेश मैंने कर दिया था। दिल बेटा ये सब फिल्म में अजितेश मेरा नाम चला। अजितेश के बाद में एक फिल्म आई थी अनाड़ी नंबर 1, तो उसके अंदर मैंने अपना नाम शक्ति कर दिया था। जी। उससे पहले मेरा नाम मैंने ये रखा था अपना, क्या बोलते हैं उसको, शक्ति 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 से उससे पहले मतलब गुजराती में मैंने जब किया तो अमर कुमार मेरा नाम था। तो मेरे नाम मैंने काफी सारे चेंज किए हैं कैरेक्टर के हिसाब से, और मतलब अपना क्या बोलते हैं पर्दे के हिसाब से। क्योंकि आदि ईरानी मेरी फैमिली में आदि इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेरा पारसी नाम है अर्देशर। अर्देशर इज माय नेम, एक्चुअल नेम जो पारसी नाम है। तो वो बोले अरे यार ये नाम कौन लोगों को दिमाग में नहीं आएगा, हम हिंदी फिल्म कर रहे हैं तो आदि 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 यानी आडी 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 आडी, ये नहीं कुछ नाम चेंज करते। ऐसे करके मेरे नाम चेंज हुए, काफी सारे फिल्मों में नाम मेरे चेंज हुए। तो जो चेंज हुए तो लोगों को मेरा एक्चुअल नेम पता ही नहीं था। ऐसे में एक फिल्म आई बाजीगर, जो अब्बास मुस्तन साहब ने मुझे वादा किया था कि तेरे को मेरी फिल्म में लूंगा, तो उन्होंने मुझे इस फिल्म में एक रोल दिया। जब उन्होंने मुझे रोल दिया तो उनको मैं गुजराती फिल्मों से जानता था, बिकॉज गुजराती फिल्मों में असिस्टेंट थे और तब मैं हीरो गुजराती फिल्मों में बन चुका था, तो वो असिस्टेंट थे तब। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं ये हिंदी फिल्म बना रहा हूँ तो तू ये फिल्म करेगा क्या? मैंने हाँ मैं करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। फिर जब उन्होंने रोल सुना तो मैंने बोला यार अब्बास भाई ये तो बहुत छोटा रोल है यार, मतलब 3 सीन है रोल में, करने को कुछ नहीं है, तो कैसे अब्बास भाई मुझे नहीं करना ये रोल है, मैंने मना कर दिया जी। तो उन्होंने बोला कि आदि मैं बता रहा हूँ ये रोल तुम करो, बहुत अच्छा रोल है। तो मैं बोला कि लेकिन 3 सीन है अब्बास भाई, ये 3 सीन में मैं क्या करूंगा? इससे पहले वाली फिल्म के अंदर आप मुझे सीधा अक्षय कुमार और मुझे हीरो में आप ले रहे थे, कि उससे पहले उन्होंने फिल्म बनाई थी खिलाड़ी, उनकी पहली पिक्चर आई थी खिलाड़ी। तो खिलाड़ी पिक्चर जो आई थी उसमें अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी ने जो किया था, वो दीपक तिजोरी वाला रोल वो लोग मुझे देना चाह रहे थे। तो वो किसी कारण की वजह से मुझे नहीं मिला, या जो भी हुआ रीजन वो मुझे नहीं मिला, तो वो उसका कॉम्पेंसेशन वो बाजीगर में करना चाह रहे। सर बट आई हैव अ क्वेश्चन है, आप दीपक तिजोरी वाली जो बात चल रही थी,
आप खिलाड़ी का जब जिक्र कर रहे थे, आपने एक बात कही थी सर अपने एक इंटरव्यू में, मैंने सुना था, आपने कहा था कि इट्स प्योरली अबाउट कि कुछ चीजें आपके लिए डेस्टिन नहीं होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए नहीं बनी होती फॉर व्हाटएवर रीजंस। आप क्या मानते हैं सर, एक आर्टिस्ट की लाइफ में राइट डायरेक्टर्स, राइट फिल्म्स, राइट अपॉर्चुनिटीज कितना मैटर करती हैं, और उसका अपना उसमें क्या भूमिका एक्टर की हो सकती है? देखिए, मेरा मानना जो है हमेशा से एक ही रहा है, जो मैं आज तक देखता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से, कि अपने तरफ से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप चाहे जिस फील्ड में काम करो, चाहे जिस फील्ड में काम करो, चाहे आपका रोल अगर जो करना हो, जो आप रियल लाइफ में कर रही हैं, इंटरव्यू लेना, चाहे फिर बाद में आप एक्टिंग की बात कर लो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बनने की बात कर लो, चाहे चीफ मिनिस्टर, चाहे जो कैरेक्टर कर लो, चाहे जो रियल लाइफ के काम कर लो आप, लेकिन हर चीज के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। उसके बाद चीज क्या काम आती है पता है, क्योंकि आप मेहनत करते रहोगे तो लगातार आप रोलिंग में हो। जब आप रोलिंग में हो तो सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात इंग्लिश में कही गई है, इट्स ऑल अबाउट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, टेकिंग अ राइट डिसीजन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर वो तब होगा जब आप मेहनत कर करके आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप मेहनत कर करके 25 लोगों को मिल रहे हो, 25 लोगों के साथ में मुलाकातें हो रही, 25 जगह पर जा रहे हो, क्या पता वो 25 जगह में से कौन सा सही वक्त है और सही मौके पर वो जगह पे मैं पहुंचा हूं और सही वक्त पर मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे करना। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, टेकिंग अ राइट डिसीजन, बट देन टू गो टू दैट लेवल यू हैव टू वर्क हार्ड, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्ड वर्क। तो वो चीज करना बहुत जरूरी है। इट्स अदरवाइज इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ टाइम के, लाइफ का के तकलीफें आती हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है, दिक्कतें आती हैं लाइफ में। आदमी ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, नीचे आता है तो फिर ऊपर भी जाता है, लेकिन आदमी कितना ऊपर जाना चाहता है और कितना नीचे आकर के वापस कितना ऊपर जाना चाहता है या कितना नीचे गिरना चाहता है, वो अपने हाथ में, वो अपने हाथ में, वो किसी और के हाथ में नहीं। तो मैं कितना अपनी इज्जत बना करके काम करता हूँ, मेहनत के साथ साथ मेरा नेचर आपके साथ में कितना अच्छा है, आपके साथ मेरा नेचर अगर जो अच्छा रहेगा तो आप मुझे बोलोगे कि यार अच्छा आदमी है, यार इज अ वेरी नाइस मैन, यार आपका कोई दोस्त होगा तो आप बोलोगे यार आदि ईरानी को ले लो ना, इतना अच्छा एक्टर है, आदमी भी अच्छा है, उसको क्यों नहीं ले रहे हो? तो आप बोलोगे मेरे बारे में क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ। तो एक अच्छा आदमी बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो अच्छा आदमी आप में हर किसी में होता है। प्रॉब्लम खाली ये है कि हम रास्ता भटक जाते हैं, तो उससे वापस आकर के कैसे अच्छा आदमी बनना, दैट्स हाउ इट वर्क्स इन द वर्ल्ड, इन लाइफ, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ये जो आपने सवाल पूछा, उसका जवाब मेरा यही है कि आप मेहनत करते रहो, सही वक्त पर सही चीजें होंगी और सही डिसीजन आप लोगे, बस। जी सर, आपका जब करियर स्पैन हम देखते हैं, जो करियर ग्राफ आपका रहा है, आपको क्या लगता है बाजीगर को आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं या बेटा को? मेरी किस्मत में मैं क्या बोलूं अभी, आपको मैं गिना दूं तो मेरी इतनी सारी फिल्में जो सुपर डुपर हिट है और बड़े बड़े रोल्स किए मैंने, अच्छे अच्छे रोल। बेटा का कैरेक्टर मेरा कमाल का कैरेक्टर और सुपर डुपर हिट फिल्म है वो। बाजीगर में 3 सीन थे लेकिन कमाल का कैरेक्टर, सुपर डुपर हिट फिल्म। दिल पिक्चर में छोटा सा रोल था लेकिन अच्छा रोल था, सुपर डुपर हिट फिल्म में। प्यार तो होना ही था में छोटा सा रोल था, अच्छा रोल था, लेकिन सुपर डुपर हिट फिल्म है। अनाड़ी फिल्म आई थी एक करिश्मा कपूर वाली, वेंकटेश जो साउथ के हीरो थे, उसमें 3 भाई थे, उसमें से एक भाई मैं था अनाड़ी पिक्चर में, आपको याद है ना? तो वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट फिल्म। तो मैंने मेरी लाइफ में बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, बड़े बड़े रोल्स किए हैं और सुपर हिट फिल्मों में काम किया है ना? तो इतना काम करने के बाद भी जहां पर आप किस्मत की, मैं जो बात कर रहा हूँ वो किस्मत की बात ये है कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, ऊपर वाले ने जितनी आपकी किस्मत लिखी उस लेवल तक आप जाओगे। उससे ऊपर कितना जाओगे, वो कितना लेवल पे आप बना पाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप उस लेवल से ऊपर शायद नहीं जा पाओगे, मेरा ये मान। सर, एक एक्टर की लाइफ में आपको क्या लगता है डायरेक्टर की भूमिका कितनी होती है? जब महबूब खान के साथ हम बात करते हैं मदर इंडिया की, तो नरगिस जी का जो हम रोल देखते हैं किस तरह से इतनी खूबसूरती से आया। वहीदा रहमान जी की जब बात आती है, ये जानते हुए कि बहुत अच्छी अदाकारा है, हमें स्वीकारना होता है कि उनको गुरबत साहब ने निखारा। कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी, गाइड फिल्म है। विजय आनंद ने देवानंद साहब की करियर को बूस्ट करने में एक स्टेज के बाद, एक उम्र के बाद, जब वो 40-45 क्रॉस कर गए, तो उनके छोटे भाई जो गोल्डी थे विजय आनंद जी, उन्होंने उनकी फिल्में जब बनाई, जॉनी मेरा नाम और तेरे मेरे सपने और इस तरह की फिल्में जब आई, तो भी देवानंद साहब के करियर को एक बूस्ट मिला। आपको क्या लगता है कि डायरेक्टर की भूमिका
एक मुगले आजम की हम बात कर सकते हैं कि आसिफ साहब की, आपने देखा कि उसमें किस तरह से कलाकारों को आज तक लोग याद करते हैं। तो एक एक्टर की लाइफ में डायरेक्टर की भूमिका क्या देखते हैं? आप संजय लीला भंसाली को क्या मानते हो, कैसा डायरेक्टर मानते हो? आप बेटर कह पाएंगे सर। मैं आज की बात कर रहा हूँ, उस जमाने की तो आप बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस जमाने में सारे के सारे जितने भी डायरेक्टर्स थे वो सारे के सारे दिग्गज डायरेक्टर्स थे, दिग्गज डायरेक्टर्स। आज के जमाने में डायरेक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो दिग्गज मतलब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी टैलेंट जो है वो दब गई है, बिकॉज ऑफ सिस्टम जो है बहुत ही चेंज हो गया है, बहुत ही गड़बड़ हो गया है सिस्टम। मतलब कॉर्पोरेट ने खराब कर दिया है या क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन सिस्टम जो है वो सिर्फ स्टार का सिस्टम हो गया अभी आज की डेट। अब स्टार किसी कॉर्पोरेट के पास आप स्क्रिप्ट लेकर के जाइए कि सर ये स्क्रिप्ट हमारी देखिए बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है सर, बोले कि नहीं नहीं ठीक है स्क्रिप्ट अच्छी, हाँ वेरी गुड रखो रखो रखो। लेकिन स्टार कौन है इसके अंदर, एक्टर कौन है? तो जब एक्टर नहीं होगा तो वो आपकी चाहे जितनी अच्छी स्क्रिप्ट हो वो आपकी स्क्रिप्ट को नहीं गिनेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात पीछे वापस अब लेके जाता हूं जो आपने पूछा कि डायरेक्टर इज द होल एंड सोल प्रोप्राइटर ऑफ द फिल्म। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टर की शुरुआत जो होती है स्क्रिप्टिंग जब होती है उस वक्त से लेकर के एंड तक, मतलब जो पिक्चर कंप्लीट होने के बाद में जब डबिंग होती है, हम डबिंग करते हैं, फिर डबिंग के बाद में जो मिक्सिंग होती है सर्टेन चीजें, उसके साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये वो कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें डायरेक्टर को करनी पड़ती है, जिसकी वजह से डायरेक्टर को उस स्क्रिप्ट को जीना पड़ता है। मतलब उस स्क्रिप्ट में डायरेक्टर को घुस करके उस स्क्रिप्ट का बाप बनना पड़ता है डायरेक्टर को, कि ये कैरेक्टर भी मैं हूं, ये कैरेक्टर भी मैं हूं, ये म्यूजिशियन भी मैं हूं, कैमरामैन भी मैं हूं, और प्रोड्यूसर भी मैं हूं। ये सारी चीजें डायरेक्टर के दिमाग में रखनी पड़ती है, जो आजकल खो गया है कहीं। उस जमाने में डायरेक्टर्स ऐसे होते थे कि भाई मैं प्रोड्यूसर भी हूं तो मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट का भी सोचूंगा, मैं कैमरामैन भी हूं तो मेरे हिसाब से मुझे लुक जो है कमाल की चाहिए फिल्म के अंदर, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूं तो मुझे म्यूजिक इसके अंदर ऐसा चाहिए जो मेरे सीन को यूं निखार करके लेकर के आए, मैं एक्टर हूं तो मैं ये परफॉर्मेंस दूंगा कि मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरे डायलॉग बोलने से लोग सिर्फ मुझे सुने। तो वो हर कैरेक्टर को डायरेक्टर को जीना पड़ता है, हर चीज को टेक्निकली भी जीना पड़ता है डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर इज द होल एंड सोल फादर ऑफ द स्क्रिप्ट एंड फादर ऑफ द फिल्म मेकिंग। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्टर। दैट्स व्हाई उस जमाने में डायरेक्टर को बाप माना जाता था और डायरेक्टर की किसी बात को नकारा नहीं जाता था। एक्टर्स जो डायरेक्टर बोलते थे उसके हिसाब से करते थे, और इसलिए उनकी उस जमाने में परफॉर्मेंसेस ऐसी आती। अच्छा, परफॉर्मेंसेस आज भी है, देखो जमाना बदला है, सब बदला है, तो जमाना बदलने के हिसाब से परफॉर्मेंस भी बदलेगी डेफिनेटली, लेकिन परफॉर्मेंस की गहराई कितनी है वो कौन बताएगा? क्योंकि मैं तो एज एन एक्टर एक कैरेक्टर में हूं तो मैं तो उस लेवल पे खो जाऊंगा कि मैं अपने कैरेक्टराइजेशन से शायद बाहर भी निकल जाऊं। एज एन एक्टर मैं इतना खो जाऊंगा अपने कैरेक्टर में, मैं इतना बोलना है तो इतने की इसकी जगह पर मैं इतना बोल जाऊं, लेकिन मुझे इतना ही बोलना है, ये कौन बोलेगा? डायरेक्टर। ये डायरेक्टर बोलेगा नहीं 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 आदि सर बहुत अच्छा किया आपने परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपका कैरेक्टर से बाहर निकल गया, आपको इस कैरेक्टर में आने के लिए ये परफॉर्मेंस इस लेवल तक ही चाहिए, ये डायरेक्टर बताएगा। तो जब तक ये डायरेक्टर नहीं बताएगा तब तक एक्टर वो चीज नहीं कर पाएगा, और एक्टर नहीं कर पाएगा तो चीज नहीं अच्छी लगने वाली है। तो जितने भी आप फिल्में, चाहे संजय लीला भंसाली की देख लीजिए, चाहे आप राजकुमार हिरानी की देख लीजिए, चाहे आप इंद्र कुमार जी की फिल्में देख लीजिए, लाउड परफॉर्मेंसेस हो या जैसी परफॉर्मेंसेस, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस अच्छी लगती है देखने, क्योंकि वो लोग उस लेवल पे स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करते थे। और स्क्रिप्ट का तो ऐसा है कि कोई चलती है कोई नहीं चलती, कोई स्टोरी पसंद आए लोगों को, कोई स्टोरी नहीं पसंद आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट द थिंग। बट परफॉर्मेंसेस और स्क्रिप्ट के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से जो परफॉर्मेंसेस आते हैं वो ओनली डायरेक्टर। एक्टर ऑफ कोर्स एक्टर नहीं करेगा तो डायरेक्टर निकलवाएगा ही, निकलवा ही नहीं पाएगा ना, डायरेक्टर निकालेगा उसी एक्टर से जो एक्टर कर पाए। तो डायरेक्टर इज द सोल ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने इंद्र कुमार जी का जिक्र किया, उनका जब जिक्र आता है और आप कर रहे हो तो फिर बेजा फिल्म खुद ब खुद याद आती है। लेकिन सर मैं वो बार बार वही क्वेश्चन जो दोहराया जाता है क्लीशे,
कि आपने थप्पड़ मारा और अरुणा जी के साथ काम किया, कैसा लगा, मैं ये सब नहीं पूछूंगी आपसे। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब ये फिल्म आप लोगों के माइंड में तैयार हो रहा है, जब इंद्र कुमार जी के माइंड में इसका विजन था इस फिल्म को लेकर, ये एक पहली बार इस तरह की अटेम्प्ट हुई जिसमें आई एम सॉरी टू से अनिल कपूर जी और माधुरी जी इसमें लीड रोल में थे, लेकिन मुझे कहना होगा कि अरुणा ईरानी जी वाज द लीड इन द फिल्म, ये बात सब मानेंगे, अरुणा जी की ही फिल्म थी जी और उसमें जी आप भाई बहन हैं, घर में आप लोग जिस तरह से बिहेवियर होता है, सिबलिंग्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप होता है, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन अरुणा जी अपनी एज या अपने करियर के जिस पॉइंट पर थी, इंद्र कुमार जी ने जिस तरह से ये रिस्क उठाया, सारा डांस ड्रामा धक धक एवरीथिंग उसमें डालने के बावजूद, आप लोगों को पहले से कुछ आइडिया था कि वाकई ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल होगी? सक्सेस देखिए, इंटरव्यू हो रहा है, वो इंटरेस्टिंग इंटरव्यू बने। आप ये सोच करके थोड़ी इंटरव्यू ले रही है कि नहीं नहीं यार मैं तो ले लूंगी इंटरव्यू फिर बाद में देख लूंगी, ऐसा तो नहीं कर रही ना। आप यही सोच कर ले रही है कि इंटरव्यू इंटरेस्टिंग बने, कुछ इसके अंदर मसाला है, कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ है जिससे पब्लिक को इंटरेस्ट जागे देखने की, है ना, इसीलिए आप इंटरव्यू लेती हैं। तो इसी तरह हर किसी को फिल्म बनाना है तो हर आदमी जो फिल्म बनाता है यही सोच करके फिल्म बनाता है कि मेरी फिल्म अच्छी बने, मेरी फिल्म अच्छी बने। एक 50 लोग अगर जो 50 फिल्म बनाएंगे, 50 डायरेक्टर होंगे, तो 50 प्रोड्यूसर्स और 50 डायरेक्टर्स मिलकर के 50 अलग अलग कहानियां सोचेंगे। तो 50 अलग अलग कहानियां सोचेंगे तो 50 की 50 कहानियां अच्छी ही होंगी, ये तो नहीं हो सकता ना। पब्लिक को कौन सी पसंद है कौन सी नहीं पसंद है वो तो पब्लिक के ऊपर है। लेकिन हर कोई 50 लोग जो फिल्म बना रहे हैं उनको तो यही लग रहा है कि मैं अच्छी फिल्म बना, आप मानती है इस बात को? तो मैं अच्छी फिल्म बना रहा हूं, अच्छी फिल्म बना करके हर कोई अच्छी फिल्म ही बनाता है, लेकिन किस लेवल पर अच्छी फिल्म बनती है वो आदमी के टैलेंट पे बहुत डिपेंड करता है, आदमी की गहराई पे बहुत डिपेंड करता है, डायरेक्टर की गहराई पे, डायरेक्टर की टैलेंट पे, कि कितनी गहराई में डायरेक्टर सोच रहा है। स्टोरी अगर जो अपनी एक कहानी है कि मान लो ये कहानी है कि तपस्या ने अदी ईरानी का इंटरव्यू लिया, सपोज ये कहानी, तो वो तपस्या ने अदी ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए कहाँ पहले बात की होगी, क्या हुआ होगा, कैसे तपस्या को ये बात आई होगी कि भाई अदी ईरानी से मैं बात करूं, या जब दिमाग में आया तो अदी ईरानी को फोन किया तो कैसे किया। तो ये जो बातें मैं जो बोल रहा हूँ ना, दिस इज द स्टोरी। अब इस स्टोरी को जो है स्क्रीन पे बदलना पड़ेगा कि भैया तपस्या ने पहले क्या किया, पहले ये किया फिर दूसरा ये किया फिर तीसरा ये किया, ये स्क्रीन पे बना। और ये स्क्रीन प्ले बनने के बाद में डिसाइड ये हुआ कि भाई तपस्या जो है वो ये इंटरव्यूअर का रोल करेगी और अदी ईरानी का रोल जो है ये आर्टिस्ट करेगा। और फिर बाद में आर्टिस्ट को इस बात का ब्रीफिंग दिया गया कि भाई आपका ये कैरेक्टर तो आपको ऐसा परफॉर्म करना है, आपका ये कैरेक्टर ऐसा परफॉर्म करना है, आप समझ लो। तो इस तरह से कहानी हर कोई अच्छी ही बनाता है, कोई आदमी बुरी नहीं बनाता, लेकिन आदमी की कितनी लेवल की गहराई और कितनी टैलेंट है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और उस टैलेंट को लोग कई बार क्या होता है कि बहुत टैलेंटेड होता है लेकिन कहानी पब्लिक के दिमाग के ऊपर से चली जाती है, अरे यार ये हुआ क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आप जब उस डायरेक्टर से बात करते हो तो वो डायरेक्टर जब कहानी सुनाता है तो यार क्या कहानी है यार, तो ये कहानी ऐसी बनी क्यों नहीं, क्योंकि वो शायद बहुत ज्यादा ही गहराई में चले गया। तो इसमें बहुत सारी छोटी 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 चीजें जिसकी वजह से पिक्चरें चलती हैं या नहीं चलती हैं, या फ्लॉप होती हैं, या जो भी होता है, या हिट होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, आपकी बात को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं तो राज कपूर साहब की फिल्म आपको याद होगा मेरा नाम जोकर, अर्ली 70s में 70 में शायद ये फिल्म आई थी और पूरी तरह फ्लॉप हुई थी। राज साहब इतना हुए थे इस फिल्म के बाद कि मैंने अपनी पूरी लाइफ को इसमें डुबो के डालने की कोशिश की, इतने एक्टर्स लिए, रशिया की भी कुछ कोलैबोरेशन थी और फिल्म इतनी बुरी फ्लॉप, अपने आप से लैंडमार्क फिल्म मान के उन्होंने बनाई। तो उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से कहा यंगस्टर्स के लिए कुछ भी मुझे लिख के दो, तो बॉबी हमारे पास आई सर। कई बार आप बहुत डूब के बनाते हैं जैसे आपने खुद कहा, लेकिन वो नहीं चलती है। कई बार आप ऐसे कैजुअली बनाते हैं कि ठीक है और वो चल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये बेटा फिल्म आप लोगों ने बनाई, इतना सोचा था आपने? क्योंकि एक मयार सेट हो जाता है, फिर आपको उससे अच्छी फिल्में देनी पड़ती है, एक मजबूरी हो जाती है इंद्र कुमार जी के लिए कि बतौर डायरेक्टर मैंने अगर एक अच्छी फिल्म दे दी है तो अब नेक्स्ट फिल्म उससे बेटर आएगी। कि आसिफ हो, महबूब खान हो, कमाल अमरोही हो, राज कपूर हो, सबको इसी चीज से गुजरना पड़ा सर। तो नहीं, इंदु जी की तो लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ही बेटा फिल्म थी, आपको पता है? बेटा फिल्म से पहले उन्होंने फिल्म बनाई थी कसम, जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। और मतलब उसमें मतलब सब कुछ उनका बेचारा मतलब प्रोडक्शन हाउस ही पूरा गिरवी पड़ गया।